गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। लक्ष्य के ऑडियो वर्जन में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे अध्याय नंबर 6 पार्ट नंबर 6, जिसका टाइटल है अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें। जीतने के लिए हर इंसान में एक गुण होना ही चाहिए और वो है निश्चित उद्देश्य। ये ज्ञान कि वो क्या चाहता है और उसे पाने की ज्वलंत इच्छा। इसे कहा है नेपोलियन हिल ने। चूंकि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर वक्त सोचते हैं। जैसा कि पीटर ड्रकर ने कहा है, जब भी आप कोई पूरा काम देखते हैं तो उसके पीछे आपको मिशन पर काम करने वाला एक एकाग्रचित्त व्यक्ति मिलेगा। आप अपने प्रमुख निश्चित उद्देश्य और उसे साकार करने के तरीके के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं, अपने जीवन में आकर्षण के नियम को उतना ही ज़्यादा सक्रिय कर देते हैं। आप लोगों, अवसरों, विचारों और संसाधनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। उनकी बदौलत आप अपने लक्ष्य की ओर ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और आपका लक्ष्य ज़्यादा तेजी से आपकी ओर बढ़ने लगता है। संवाद के नियमानुसार आपके अनुभव, समझ का बाहरी क्षेत्र आपके लक्ष्य के आंतरिक क्षेत्र से संपर्क कायम करता है और तालमेल बैठाता है। जब आपके पास कोई बड़ा निश्चित उद्देश्य होता है जिसके बारे में आप सोचते हैं, बात करते हैं और हर वक्त काम करते हैं, तो आपका बाहरी क्षेत्र आईने की तरह उसे प्रतिबिंबित करता है। प्रमुख निश्चित उद्देश्य आपके अवचेतन मन को भी आपके पक्ष में सक्रिय कर देता है। आप जिस विचार, योजना या लक्ष्य को अपने चेतन मन में स्पष्टता से रखते हैं, उसे आपका अवचेतन मन और आपका अति चेतन मन, जिसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे, फौरन हकीकत में बदलने लगेगा। अपने रेटिकुलर कॉर्टेक्स को सक्रिय करना। हर इंसान के मस्तिष्क में एक खास अंग होता है जिसे रेटिकुलर कॉर्टेक्स कहा जाता है। मस्तिष्क का ये उंगली जितना छोटा सा हिस्सा उसी तरह काम करता है जिस तरह किसी बड़े ऑफिस में टेलीफोन स्विच बोर्ड करता है। जिस तरह सारी फोन कॉल्स पहले स्विच बोर्ड पर आती है और बाद में उचित व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है, उसी तरह आपकी इंद्रियों से आने वाली सारी जानकारी रेटिकुलर कॉर्टेक्स द्वारा आपके मस्तिष्क या आपकी चेतना के उचित हिस्से तक पहुंचाई जाती है। रेटिकुलर कॉर्टेक्स में आपका रेटिकुलर उद्दीपक तंत्र शामिल होता है। जब आप अपने रेटिकुलर कॉर्टेक्स को लक्ष्य का संदेश भेजते हैं तो यह तत्काल आपके परिवेश में मौजूद ऐसे लोगों, जानकारी और अवसरों के बारे में आपको जागरूक और चौकस करने लगता है जो लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। लाल स्पोर्ट्स कार। मिसाल के तौर पर कल्पना करें कि आप एक लाल स्पोर्ट्स कार चाहते हैं। आप इसे अपने लक्ष्य के रूप में लिख लेते हैं। आप इसके बारे में सोचने लगते हैं और इसकी मानसिक तस्वीर देखने लगते हैं। यह प्रक्रिया आपके रेटिकुलर कॉर्टेक्स को संदेश भेजती है कि लाल स्पोर्ट्स कार अब आपके लिए महत्वपूर्ण है। लाल स्पोर्ट्स कार की तस्वीर फौरन आपके मानसिक रडार स्क्रीन पर पहुंच जाती है। उस पल के बाद आप जहां भी जाएंगे वहां आपको लाल स्पोर्ट्स कारें ही नजर आएंगी। आप गाड़ी चलाते समय भी इन्हें देखेंगे और मोड़ मुड़ते समय कई ब्लॉक दूर भी देखेंगे। आप उन्हें पार्किंग में खड़े देखेंगे और शोरूम में भी। आप चाहे जहां चले जाएं, आपका संसार लाल स्पोर्ट्स कारों से भरा हुआ दिखेगा। अगर आप कोई मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला करते हैं तो आपको हर जगह मोटरसाइकिलें दिखने लगेंगी। अगर आप हवाई की सैर करने का फैसला करते हैं तो आपका ध्यान हवाई में छुट्टियां मनाने के पोस्टर्स, विज्ञापनों, ब्रोशर्स और टीवी कार्यक्रमों पर चला जाएगा। आप अपने रेटिकुलर कॉर्टेक्स को जो भी लक्ष्य भेजते हैं वह आपके रेटिकुलर उद्दीपक तंत्र को प्रेरित कर देता है कि वह उस लक्ष्य को हकीकत में बदलने के सभी संभावित उपायों के बारे में आपको चौकस कर देता है। आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना। अगर आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनने का फैसला करते हैं तो आपको अचानक अपने आसपास सभी तरह के अवसर और संभावनाएं दिखने लगेंगी जिनके जरिए आप अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आपकी नज़र अखबारों में छपे उन लेखों पर जाएगी जो इससे संबंधित है। आप जहां भी जाएंगे वहां आपको इस विषय की पुस्तकें भी नजर आ जाएंगी। आपको डाक में भी इस बाबत जानकारी और आग्रह मिलने लगेंगे। आपके आसपास के लोग पैसा कमाने और निवेश करने संबंधी बातचीत करते नजर आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप उन विचारों और जानकारियों से घिर गए हों जो आपके आर्थिक लक्ष्य हासिल करने में आपकी सहायता कर सकती है। दूसरी तरफ अगर आप अपने रेटिकुलर कॉर्टेक्स और अवचेतन मन को स्पष्ट निर्देश ना दें तो आप जिंदगी से कुछ ऐसे गुजरेंगे जैसे कोहरे में गाड़ी चला रहे हों। आप अपने आसपास मौजूद ज़्यादातर अवसरों और संभावनाओं के बारे में जागरूक नहीं होंगे। आप बमुश्किल ही उन्हें देख पाएंगे।
कहा गया है ध्यान ही जिंदगी की कुंजी है। जहां आपका ध्यान जाता है वहां आपकी जिंदगी जाती है। एक प्रमुख निश्चित उद्देश्य बनाने से आप अपने ध्यान का स्तर बढ़ा लेते हैं। आप अपने परिवेश की हर उस चीज के प्रति ज्यादा संवेदनशील बन जाते हैं जो उस लक्ष्य को तेजी से हासिल करने में आपकी मदद कर सकती है। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य की परिभाषा है एक ऐसा लक्ष्य जिस पल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह आमतौर पर वो बुनियादी लक्ष्य होता है जो कई अन्य लक्ष्य पाने में आपकी मदद करता है। इसमें नीचे दिए गुण होने चाहिए। पहला, ये ऐसा होना चाहिए जिसे आप व्यक्तिगत रूप से वाकई चाहते हो। इस लक्ष्य को पाने की आपकी इच्छा इतनी गहरी होनी चाहिए कि इसे हासिल करने के विचार से ही आप रोमांचित और खुश हो जाएं। दूसरा, यह स्पष्ट और खास होना चाहिए। यह ऐसा होना चाहिए कि इसे शब्दों में व्यक्त किया जा सके और इतनी स्पष्टता से लिखा जा सके कि कोई बच्चा भी इसे पढ़कर जान जाए कि आप क्या चाहते हैं और आप उसे अब तक हासिल कर पाए हैं या नहीं। तीसरा, ये नापने योग्य और संख्यात्मक होना चाहिए। मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ कहने के बजाय ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा, मैं अमुक तारीख तक सालाना $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। चौथा, ये विश्वसनीय और संभव होना चाहिए। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य कभी इतना ज़्यादा बड़ा या मूर्खतापूर्ण नहीं होना चाहिए जिसे हासिल करना नामुमकिन हो। पांचवा, प्रमुख निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने में सफलता की तार्किक संभावना होनी चाहिए। शुरुआत में शायद 50%। अगर आप पहले कभी प्रमुख उद्देश्य तक ना पहुंच पाए हों तो ऐसा लक्ष्य तय करें जिसमें सफलता की संभावना 80-90% हो। इसे आसान रखें, कम से कम शुरुआत में। बाद में आप सफलता की इससे काफ़ी कम संभावनाओं के साथ बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं और इसके बावजूद आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। बहरहाल, शुरुआत में ऐसे ही लक्ष्य तय करें जो विश्वसनीय और संभव हो और जिनमें सफलता की काफ़ी संभावना हो, ताकि आपको शुरू से ही जीत का विश्वास हो सके। छठा, आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य बाकी लक्ष्यों के सामंजस्य में होना चाहिए। अगर आप एक तरफ अपने कैरियर में आर्थिक सफलता पाना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादातर वक्त गोल्फ खेलना चाहते हैं तो ये दोनों लक्ष्य एक साथ नहीं चल सकते। आपके प्रमुख लक्ष्य आपके छोटे लक्ष्यों और जीवन मूल्यों के तालमेल में होने चाहिए। अपने पैर जमीन पर रखें। मेरे एक सेमिनार एक महिला मुझसे बोली कि उसने अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय कर लिया है। मैंने पूछा कि उसका उद्देश्य क्या है। उसका जवाब था, मैं 1 साल में मिलियनेयर बनने वाली हूँ। जिज्ञासा से मैंने पूछा कि वर्तमान में उसकी नेटवर्थ कितनी है। पता चला कि वह कंगाल थी। मैंने उससे पूछा वो क्या करती है। पता चला कि अक्षमता के कारण उसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया था। फिर मैंने उससे पूछा कि ऐसे हालत में वह 1 साल में $10 लाख हासिल करने या मिलियनेयर बनने का लक्ष्य क्यों तय कर रही है। उसने मेरी कही बात दोहरा दी कि आप कोई भी मनचाहा प्रमुख उद्देश्य तय कर सकते हैं, बशर्ते वो बिल्कुल स्पष्ट हो। उसे विश्वास था उसके पास सफल होने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें हैं। मैंने उसे समझाया कि उसके मौजूदा हालात को देखते हुए उसका लक्ष्य इतना अवास्तविक और असंभव दिख रहा है कि ये इसे पूरा नहीं कर पाएगी। इसके बाद वह हताश हो जाएगी। इस तरह का लक्ष्य उसे वह काम करने के लिए प्रेरित ही नहीं करेगा जो उसे भाविक आर्थिक सफलता पाने के लिए करना चाहिए। उसकी प्रेरणा बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। खुद के प्रति ईमानदार रहें। एक सेमिनार में एक आदमी ने मुझे बताया कि उसका प्रमुख निश्चित उद्देश्य विश्व शांति स्थापित करना है। मैंने उसे समझाया कि जब तक वह किसी बेहद शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ना हो तब तक विश्व शांति पर खास असर नहीं डाल सकता। ये विराट लक्ष्य उसे ऐसा व्यक्तिगत लक्ष्य तय करने से रोकेगा जिसे हासिल करना संभव हो और जिस पर वह हर दिन काम कर सके। यह सुनकर वो चिढ़ गया और बाहर चला गया। अपनी फंतासी में मेरा प्रोत्साहन ना मिलने से उसे खुशी नहीं हुई थी। इन दोनों मामलों में लोग लक्ष्य निर्धारण का इस्तेमाल अपने खिलाफ कर रहे थे। वे ऐसे लक्ष्य बनाकर खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे थे जिन्हें हासिल करना संभव ही नहीं था। नतीजा, वे जल्दी हताश हो जाएंगे और कोशिश करना छोड़ देंगे। लक्ष्य तय करना शुरू करते वक्त यह बड़ा खतरा है और आपको इससे बचना होगा। ये एक अंधी गली है जो उत्साह रोमांच के बजाय हताशा और अप्रेरणा के माहौल में ले आती है। खुद को तबाह ना करें। युवावस्था में मैंने भी यही गलती की थी। जब मैंने पहले पहल लक्ष्य तय किया तो आमदनी का बहुत बड़ा लक्ष्य बना लिया। मैंने फैसला किया कि मेरी तब तक की सबसे ज़्यादा से भी 10 गुना ज़्यादा आमदनी कमाऊंगा। बहरहाल महीनों गुजर गए मगर कोई प्रगति नज़र नहीं आई। तब कहीं जाकर मुझे एहसास हुआ कि लक्ष्य मेरी मदद नहीं कर रहा है।
क्योंकि मैं इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया था, इसलिए यह स्पष्ट था कि इसमें मुझे प्रेरित करने की शक्ति नहीं थी। हालांकि मैं इसे पाना तो चाहता था, लेकिन दिल में मुझे पक्का यकीन नहीं था और यह संभव है। और चूंकि इसके संभव होने पर मुझे विश्वास ही नहीं था, इसलिए मेरे अवचेतन मन ने इसे अस्वीकार कर दिया और मेरे रेटिकुलर कॉर्टेक्स ने इस पर काम नहीं किया। अपने साथ ऐसा ना होने दें। बड़ा सवाल, आपकी प्रमुख निश्चित उद्देश्य को तय करने के लिए अहम सवाल है, आप किस एक चीज का सपना देखने की हिम्मत करेंगे, बशर्ते आपको पता हो कि आप असफल नहीं हो सकते। अगर आपको किसी एक लक्ष्य को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, सफलतापूर्वक हासिल करने की पूरी गारंटी दे दी जाए, तो वह लक्ष्य कौन सा होगा? अगर आप इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं तो शायद आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ एक सवाल पूछना होगा, कैसे? एकमात्र वास्तविक सीमा यह है कि आप इसे कितनी शिद्दत से चाहते हैं और इस दिशा में कितने लंबे समय तक काम करने की इच्छा रखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता, मेरे एक सेमिनार में केमिस्ट्री के एक नामी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने भी भाग लिया, जिन्होंने 2 साल पहले 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्होंने मुझे बताया कि जब उन्होंने 20 साल की उम्र में अपना यूनिवर्सिटी कैरियर शुरू किया तो उन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में भारी योगदान देने का फैसला कर लिया था। ये उनका प्रमुख निश्चित उद्देश्य था। उन्होंने 25 साल से ज़्यादा समय तक इस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और अंततः वे सफल हो गए। उन्होंने मुझे बताया, मेरा लक्ष्य शुरुआत से ही स्पष्ट था। मुझे इस बारे में कभी कोई शंका नहीं हुई। मैं अंततः केमिस्ट्री में इतना महत्वपूर्ण योगदान दूंगा कि नोबेल पुरस्कार जीत लूंगा। नोबेल पुरस्कार मिलने पर मुझे खुशी तो हुई, लेकिन हैरानी नहीं हुई। कीमत चुकाने की इच्छुक रहें। हर व्यक्ति मिलेनियर या मल्टी मिलियनर बनना चाहता है। इकलौता सवाल यह है कि आप उस आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर जरूरी चीज करना चाहते हैं या नहीं, और क्या आप इतने वर्ष तक मेहनत करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इसे हर हाल में करना चाहते हैं तो आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। 10 लक्ष्यों का अभ्यास। यहाँ आपके लिए एक अभ्यास है। एक कागज पर 10 ऐसे लक्ष्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप निकट भविष्य में हासिल करना चाहते हैं। उन्हें वर्तमान काल में लिखें, मानो आप उन्हें पहले ही हासिल कर चुके हो। मिसाल के तौर पर ये लिखें, मेरा वजन इतना पाउंड है या मैं इतना डॉलर सालाना कमाना चाहता हूँ। 10 लक्ष्यों की सूची पूरी करने के बाद इसे देखते हुए खुद से सवाल पूछें, इस सूची में वह कौन सा एक लक्ष्य है जिसे तत्काल हासिल करने के लिए मेरी जिंदगी पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर होगा। लगभग हर मामले में वही लक्ष्य आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य होता है। यही वो लक्ष्य है जो आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डाल सकता है और बाकी लक्ष्यों को हासिल करने में भी आपकी मदद कर सकता है। आप चाहे जिस लक्ष्य को अपने प्रमुख निश्चित उद्देश्य के रूप में चुनें, उसे एक अलग कागज पर लिख लें। आप इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। दिमाग में आने वाली हर चीज को लिख लें, फिर अपनी सूची की कम से कम एक चीज कर दें। इस लक्ष्य को 3x5 के इंडेक्स कार्ड पर लिखकर हमेशा अपने साथ रखें तथा नियमित समीक्षा करते रहें। इस लक्ष्य के बारे में सुबह, दोपहर और रात हर वक्त सोचें। इसे हासिल करने के तरीकों की लगातार तलाश करते रहें और इसके लिए आपको सिर्फ एक ही सवाल पूछना होगा, कैसे? लक्ष्य के बारे में ही सोचते रहें। प्रमुख निश्चित उद्देश्य चुनने और उस पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय आपकी जिंदगी को इतना बदल देगा जितना कोई दूसरा निर्णय नहीं बदल सकता। इसकी बदौलत आप रास्ते की तमाम बाधाओं और मुश्किलों को पार कर जाएंगे। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य चाहे जो हो, उसे लिख लें और आज ही उस पर काम शुरू कर दें। अब यहाँ से शुरू होता है अध्याय नंबर 7, जिसका टाइटल है अपने विश्वासों का विश्लेषण करें। इंसान और उसकी ख्वाहिशों के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, उन्हें पूरी करने के लिए कोशिश करने की इच्छा और यह विश्वास कि उन्हें पाना संभव है। इसे कहा है रिचर्ड एम डेवास ने। विश्वास का नियम शायद सबसे महत्वपूर्ण मानसिक नियम है। यह नियम कहता है कि आप जिस चीज पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं वह आपकी वास्तविकता बन जाती है। आप देखी भी चीजों पर विश्वास नहीं करते, दरअसल आप अपने विश्वास के अनुरूप ही देखते हैं। आप दुनिया को अपने विश्वासों, नजरियों, पूर्वग्रहों और पहले से तय धारणाओं के चश्मे से देखते हैं। आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं कि आप हैं। सच तो यह है, आप वही हैं जो आप सोचते हैं। प्रोवर्ब्स 23:7 में कहा गया है, जैसा इंसान
अपने दिल में सोचता है वैसा ही वो होता है। इसका मतलब यह है आप बाहर हमेशा वही काम करते हैं जो अपने बारे में आपके सबसे भीतरी विश्वासों पर आधारित होते हैं। ईसा मसीह कहते हैं तुम्हारी आस्था के अनुरूप ही तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब यह है आपके प्रबल विश्वास हकीकत में बदल जाएंगे। उन्हीं से तय होगा कि आपके साथ क्या होता है। हार्वर्ड के डॉक्टर विलियम जेम्स ने 1905 में कहा था विश्वास वास्तविक तथ्य का निर्माण करता है। उन्हें आगे कहा था मेरी पीढ़ी की सबसे क्रांतिकारी खोज ये थी कि इंसान अपने अंदरूनी नजरिए को बदलकर अपने जिंदगी के बाहरी पहलुओं को बदल सकता है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। जिंदगी में सारा सुधार अपने और अपनी संभावनाओं के बारे में विश्वास बदलने से होता है। निजी विकास के लिए आपको ये विश्वास बदलना होगा कि आप क्या कर सकते हैं और आपके लिए क्या संभव है। क्या आप अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहेंगे? जाहिर है चाहेंगे। बुनियादी सवाल है क्या आप इसे संभव मानते हैं? क्या आप आमदनी तिगुनी करना चाहेंगे? क्या आप इसे संभव मानते हैं? आपकी शंका का स्तर जो भी हो, मुझे एक सवाल पूछने की अनुमति दें। क्या पहली नौकरी में मिली पहली तनख्वाह के बाद से अब तक आपकी आमदनी दोगुनी या तिगुनी नहीं हुई है? आपने जब कमाना शुरू किया था तब की तुलना में क्या इस वक्त आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं? क्या इस तरह आप खुद ही ये साबित नहीं कर चुके हैं कि अपने आमदनी को दोगुना या तिगुना करना संभव है और आप पहले जो कर चुके हैं उससे आप दोबारा शायद बार बार कर सकते हैं, बशर्ते आप सीख लें कि इसे कैसे किया जा सकता है। आपको तो बस यकीन करना होगा कि यह संभव है। नेपोलियन हिल ने कहा था इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और यकीन कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। सफलता का आपका मास्टर प्रोग्राम आत्मावधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट की खोज मानवीय क्षमता के क्षेत्र में 20वीं सदी की शायद सबसे क्रांतिकारी खोज थी। आप जिंदगी में जो भी करते हैं या हासिल करते हैं, आपका हर विचार, भावना या काम आपकी आत्मावधारणा से नियंत्रित और निर्धारित होता है। आपकी आत्मावधारणा आपके कार्य प्रदर्शन और प्रभाव के स्तर से पहले आती है और उसकी भविष्यवाणी करती है। आपकी आत्मावधारणा आपके मानसिक कंप्यूटर का मास्टर प्रोग्राम है। यह बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप बाहरी संसार में जो भी हासिल करते हैं वो आपकी आत्मावधारणा का ही परिणाम है। मनोवैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है कि आपकी आत्मावधारणा उन सारे विश्वासों, नजरियों, भावनाओं और आयों का सहयोग होती है जो आपको अपने और संसार के बारे में होती है। इस वजह से आप हमेशा अपने आत्मावधारणा के अनुरूप ही काम करते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, कचरा अंदर कचरा बाहर। आत्मावधारणा के बारे में एक और दिलचस्प खोज पर गौर करें। भले ही आपकी आत्मावधारणा आपके या संसार के बारे में गलत विश्वासों पर आधारित हो, लेकिन यही गलत विश्वास तथ्य बन जाते हैं। फिर आप उन्हीं के अनुरूप सोचेंगे, महसूस करेंगे और काम करेंगे। इस तरह अपने बारे में आपके विश्वास काफी हद तक व्यक्तिपरक होते हैं। उनकी बुनियाद अक्सर तथ्यों पर टिकी ही नहीं होती। वे तो उस जानकारी का परिणाम होते हैं जिसे आपने जिंदगी भर ग्रहण किया है और जिस तरीके से आपने उसे प्रोसेस किया है। आपका बचपन, आपके दोस्त और सहयोगी, आपका ध्यान और शिक्षण, आपके अनुभव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही, और हजारों चीजें आपके विश्वासों को आकार देती हैं। खुद को सीमित करने वाले विश्वास सबसे बुरे होते हैं। अगर आपको यकीन है कि आपकी कोई सीमा है, चाहे यह सच हो या ना हो, तो यह आपके लिए सच बन जाता है। अगर आप इस यकीन कर लेते हैं तो आप इस तरह काम करेंगे जैसे आप में उस क्षेत्र से संबंधित योग्यता या प्रतिभा कम हो। खुद को सीमित करने वाले विश्वासों और अपनी लादी हुई सीमाओं से उबरना ही अक्सर आपके और आपकी पूरी संभावना को साकार करने के बीच खड़ी सबसे बड़ी बाधा होती है। विशेषज्ञों को नजरअंदाज कर दें। अल्बर्ट आइंस्टीन को सीखने में अक्षम करार देकर बचपन में ही स्कूल से घर भेज दिया गया था। उनके माता पिता को बताया गया कि यह लड़का शिक्षित हो ही नहीं सकता। माता पिता ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और अंततः ऐसी व्यवस्था की कि आइंस्टीन को उत्कृष्ट शिक्षा मिले। डॉक्टर हर्बर्ट स्विट्जर को भी स्कूल में यही समस्या आई थी। दरअसल स्कूल वालों ने उनके माता पिता को प्रोत्साहित किया कि वे उसे किसी मोची का एम्परेटिस बना दें ताकि बड़े होने पर उसके पास कम से कम एक सुरक्षित काम तो रहे। आइंस्टीन और स्विट्जर दोनों ही ने 20 साल की उम्र से पहले ही डॉक्टरेट हासिल की और 20वीं सदी के इतिहास पर अपने कदमों के निशान छोड़े। सीखने की अयोग्यताओं पर फॉर्च्यून पत्रिका में एक लेख छपा था। व्यवसायियों पर केंद्रित इस लेख का निष्कर्ष था कि फॉर्च्यून 500 कॉरपोरेशन के बहुत से प्रेसिडेंट और सीनियर एग्जीक्यूटिव को स्कूल में खास प्रतिभाशाली या सक्षम नहीं माना जाता था।
लेकिन मेहनत की बदौलत उन्होंने बाद में अपने उद्योग में भारी सफलता हासिल की। थॉमस एडिसन को छठे ग्रेड में स्कूल से निकाल दिया गया था। टीचर्स ने उनके माता पिता से साफ साफ कह दिया था कि उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश करना समय की बर्बादी है, क्योंकि वे कुछ भी नहीं सीख सकते और कतई स्मार्ट नहीं है। एडिसन बाद में जाकर आधुनिक युग के सबसे महान आविष्कारक बने। इस तरह की कहानी हजारों बार दोहराई जा चुकी है। खुद को सीमित करने वाले विश्वास कई बार तो सिर्फ एक अनुभव या टिप्पणी पर ही आधारित होते हैं। दुखद बात यह है कि उसकी वजह से आप बरसों तक रुके रहते हैं। ज्यादातर लोग जिस क्षेत्र में खुद को अयोग्य मानते थे, बाद में उन्होंने उसी में महारत हासिल की। ये देखकर दूसरे तो हैरान हुए ही, उन्हें भी कोई कम हैरानी नहीं हुई। शायद आपके साथ भी ऐसा हो चुका होगा। आपको अचानक एहसास होता है कि उस क्षेत्र में अपने बारे में आपके सीमित करने वाले विचार दरअसल सच्चाई पर आधारित थे ही नहीं। आप अपने अंदाज से बेहतर हैं। लेखक लुइसे हे के अनुसार जीवन में हमारी ज्यादातर समस्याओं की जड़ इस भावना में है, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। डॉक्टर अल्फ्रेड एडलर ने कहा है, पाश्चात्य व्यक्ति की नैसर्गिक विरासत हीनता की भावनाएं हैं, जो बचपन में ही शुरू हो जाती हैं और अधिकांशतः आजीवन चलती रहती हैं। अपने नकारात्मक विश्वासों, जिनमें से ज्यादातर गलत होते हैं, की वजह से कई लोग अकारण ही अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, रचनात्मकता या योग्यता को सीमित मान लेते हैं। लगभग हर मामले में ये विश्वास झूठे होते हैं। दरअसल आप में इतनी ज्यादा क्षमता है कि आप इसका पूरा इस्तेमाल इस जिंदगी में तो नहीं कर सकते। कोई भी अपने बेहतर या स्मार्ट नहीं है। लोग तो बस अलग अलग वक्त पर अलग अलग क्षेत्रों में ज्यादा स्मार्ट या बेहतर होते हैं। आप भी जीनियस बन सकते हैं। बहुल बुद्धियों, मल्टीपल इंटेलिजेंस की अवधारणा के प्रवर्तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डॉक्टर हर्बर्ट गार्डनर के अनुसार आप में कम से कम 10 अलग अलग बुद्धियां होती हैं, जिनमें से किसी एक में आप जीनियस हो सकते हैं। दुर्भाग्य से स्कूल कॉलेजों में सिर्फ 2 ही बुद्धियों को नापा जाता है और उन्हीं पर ध्यान दिया जाता है, शाब्दिक और गणितीय। लेकिन अन्य बुद्धियां भी होती हैं, जैसे विजुअल स्पेशियल बुद्धि, कला डिजाइन, उद्यमी बुद्धि, बिजनेस खड़ा करना, शारीरिक या काइनेस्थेटिक बुद्धि, खेलकूद, सांगीतिक बुद्धि, वाद्य यंत्र बजाना या संगीत की रचना करना, सामाजिक बुद्धि, दूसरों के साथ मिलकर चलना, इंट्रापर्सनल बुद्धि, गहरे स्तर पर खुद को समझना, सहज बुद्धि, इंट्यूटिव इंटेलिजेंस, सही चीज करने या कहने की योग्यता, कलात्मक बुद्धि, कलाकृतियां बनाना, या अमूर्त बुद्धि, भौतिकी विज्ञान। आप इनमें से किसी में भी जीनियस हो सकते हैं। जैसा कि एक सिटी स्कूल के साइन बोर्ड पर लिखा था, ईश्वर घटिया सामान नहीं बनाता। हर इंसान में किसी न किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने की क्षमता होती है। इस वक्त आपके भीतर कम से कम एक और शायद कई अलग अलग बुद्धियों में जीनियस बनने या असाधारण स्तर पर काम करने की योग्यता है। आपका काम तो सिर्फ ये पता लगाना है वो बुद्धि कौन सी है। अपने प्रति आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप सीमित करने वाले इन सारे विश्वासों को छोड़ दें और ये मान लें आप असाधारण रूप से अक्षम और गुणी इंसान हैं। आपको महानता के लिए बनाया गया है और सफलता के लिए गढ़ा गया है। आप में ऐसी क्षमताएं और योग्यताएं हैं जिनका आज तक दोहन नहीं हुआ। इस वक्त भी आप में हर वो लक्ष्य हासिल करने की योग्यता है जो आप अपने लिए तय कर सकते हैं, बशर्ते आप इसे पाने के लिए पर्याप्त समय तक पर्याप्त कड़ी मेहनत करना चाहते हो। आपके विश्वास पैदाइशी नहीं होते, सीखे जाते हैं। अच्छी खबर यह है, सभी विश्वास सीखे जाते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ा भी जा सकता है, खासतौर पर तब जब उनसे आपको मदद ना मिल रही हो। जब आप दुनिया में आते हैं तो आपके पास कोई विश्वास नहीं होता, ना अपने बारे में, न धर्म के बारे में, न अपनी राजनीतिक पार्टी के बारे में, न दूसरे लोगों के बारे में, न ही आमतौर पर दुनिया के बारे में। आज आप बहुत सी चीज़ें जानते हैं, लेकिन जैसा कि कॉमेडियन जॉश बिलिंग्स ने लिखा था, इंसान जो जानता है उससे उसे चोट नहीं पहुंचती, चोट तो वो जानने से पहुंचती है जो उसके लिए सच नहीं है। आप अपने बारे में जिन चीज़ों को सच मानते हैं उनमें से कई तो सच है ही नहीं, और ये लगभग हमेशा आपको सीमित कर देते हैं। अपनी प्रचुर संभावना का ताला खोलने का शुरुआती बिंदु अपने सीमित करने वाले विश्वासों को पहचानना और खुद से पूछना है, क्या हो अगर ये जरा भी सच ना हो सकता है आप में किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित असाधारण योग्यता हो जिसके बारे में आप खुद को खास अच्छा नहीं मानते, लेकिन विक्रय, उद्यमिता, लोक संभाषण या धनार्जन, खुद के बारे में अलग सोचे। मेरे दुनिया भर के लाखों लोगों ने ये सिद्धांत सिखाए हैं। मेरे फाइल ड्रॉवर्स में से बहुत से लोगों के पत्र और ईमेल्स भरे हैं जिन्होंने सीमित करने वाले विश्वासों के बारे में कभी सुना ही नहीं था,
लेकिन इसका पता चलने के बाद उन्होंने अपने बारे में अपना पूरा नजरिया ही बदल लिया। वे जिंदगी के प्रमुख क्षेत्रों में खुद को पहले से ज्यादा समर्थ, सक्षम और योग्य मानने लगे। इनकी जिंदगी फौरन बदल गई और परिणाम भी उनकी आमदनी दोगुनी, तिगुनी, चौगुनी हो गई। कई तो मिलेनियर, मल्टी मिलियनर भी बन गए। वे निचले स्तर से कंपनी के शीर्षस्थ स्तर तक पहुंच गए। वे अपने सेल्स टीम के सबसे बुरे सेल्समैन से सबसे ज्यादा आमदनी वाले सेल्समैन बन गए। अपने और अपने व्यक्तिगत क्षमताओं के बारे में विश्वास बदलने के बाद उन्होंने नई योग्यताएं सीखी और नई चुनौतियां ली। उन्होंने ज्यादा बड़े लक्ष्य बनाए और उन्हें हासिल करने में दिल से जुड़ गए। अपने विश्वासों पर सवाल करके और अपनी सीमाएं ना मानकर उन्होंने अपनी जिंदगी और करियर की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले ली और अपने सपने साकार किए। और जो अनगिनत लोग कर चुके हैं वो आप भी कर सकते हैं। मनचाहे विश्वास चुनें। कल्पना करें कि विश्वास की दुकान है, काफी हद तक किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टोर की तरह, जहां जाकर आप कोई भी विश्वास खरीद सकते हैं और अपने अवचेतन मन में उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आप कोई भी विश्वास चुन सकते हो तो कौन सा विश्वास आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगा? मेरी सलाह तो यह है, आप यह विश्वास चुनें, मुझे जिंदगी में महान सफलता मिलना तय है। अगर आपको पूरा विश्वास है कि आपको महान सफलता मिलना तय है तो आप ऐसे चलेंगे, बोलेंगे और काम करेंगे जैसे जिंदगी में आपके साथ होने वाली हर घटना आपको सफल बनाने की विराट योजना का हिस्सा है। हर क्षेत्र के शीर्षस्थ लोगों का विश्वास यही होता है, अच्छाई की तलाश करें। सफल लोग हर स्थिति में अच्छाई की तलाश करते हैं। वे जानते हैं यह हमेशा मौजूद रहती है, चाहे उन्हें कितने ही झटके लगे, चाहे कितनी ही विपत्तियां सामने आए, वे हमेशा अपने साथ होने वाली हर घटना में कोई ना कोई अच्छाई खोजने की अपेक्षा करते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि हर विपत्ति उस महान योजना का हिस्सा है जो उन्हें अवश्यंभावी सफलता की ओर लगातार ले जा रही है। अगर आपके विश्वास सकारात्मक है तो आप हर विपत्ति या मुश्किल में मूल्यवान सबक खोज लेंगे। आपको यकीन होगा कि ऐसे कई सबक हैं जो आपको सफलता हासिल करने और उसे कायम रखने की राह पर सीखने होंगे। इसलिए आप हर समस्या को सीखने का अनुभव मानते हैं। नेपोलियन हिल ने लिखा था, हर मुश्किल या विपत्ति के भीतर उसके बराबर या उससे ज्यादा बड़े लाभ का बीज होता है। ऐसे नजरिए के साथ आप अपने साथ होने वाली हर चीज से फायदा उठाते हैं, अपने प्रमुख निश्चित उद्देश्य हासिल करने की ओर तेजी से बढ़ते हैं। काम करके भावना महसूस करें। मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा में उल्टाव का नियम कहता है, काम करने की भावना जगाने का नुस्खा है काम करके भावना को जगाना। इसका मतलब यह है, शुरुआत में शायद आपको महान सफलता का एहसास नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। आपके पास वो आत्मविश्वास नहीं होगा जो सफल उपलब्धियों के पुराने रिकॉर्ड से मिलता है। आपको अक्सर अपनी योग्यताओं पर शंका होगी और असफलता का डर होगा। आपको लगेगा कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, कम से कम उस वक्त तो नहीं। लेकिन अगर आप जैसे सिद्धांत पर काम करते हैं, जैसे आप पहले से ही वो व्यक्ति बन चुके हैं तो आप बनना चाहते हैं, जिसमें सभी मनचाहे गुण और प्रतिभाएं हैं, तो आपके काम ही अपने साथ पैदा होने वाली भावनाओं को जगा देंगे। दरअसल उल्टाव के नियम के अनुसार काम करके ही आप अपने मनचाही भावना जगाते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में शीर्षस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं तो शीर्षस्थ व्यक्ति जैसे कपड़े पहने, खुद को शीर्षस्थ लोगों जैसा बनाएं, अपने काम की आदतें उनके जैसी बनाएं, अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं। संभव हो तो उनसे सलाह लें कि तेजी से आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए और वे आपको जो भी सलाह दें उस पर फौरन अमल करें, कर्म करें। जब आप शीर्षस्थ लोगों की तरह चलना, बोलना, कपड़े पहनना और व्यवहार करना शुरू कर देते हैं तो जल्दी आप शीर्षस्थ लोगों जैसा महसूस भी करने लगते हैं। आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा शीर्षस्थ व्यक्ति करते हैं, उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह शीर्षस्थ व्यक्ति करते हैं। नतीजा ये होगा कि कुछ समय बाद ही आपको भी वही परिणाम मिलने लगेंगे जो शीर्षस्थ व्यक्तियों को मिलते हैं। जल्द ही आप खुद शीर्षस्थ व्यक्ति बन जाएंगे। एक कहना घिसा पिटा लग सकता है, किसी चीज नाटक करो जब तक कि उसकी आदत न पड़ जाए, लेकिन इसमें बड़ी सच्चाई है। सफल सेल्स मैनेजर का रहस्य। मेरा एक मित्र बड़ा ही सफल सेल्स मैनेजर है। वो सावधानी से इंटरव्यू लेकर एक नया सेल्समैन चुनता था, उसे कैडिलैक डीलरशिप में ले जाता था और इस बात पर जोर देता था वो अपने पुरानी कार के बदले में एक नई कैडिलैक खरीद ले। सेल्समैन आमतौर पर उसके इस विचार का विरोध करता था। वो कैडिलैक की ऊंची कीमत और भारी भरकम मासिक किस्त देखकर घबरा जाता था, लेकिन सेल्स मैनेजर इस बात पर पूरा जोर देता था कि कैडिलैक खरीदे बिना काम नहीं चल सकता। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होता होगा? जब सेल्समैन घर जाता था और उसकी पत्नी उसकी खरीदी में नई कैडिलैक देखती थी तो उसे हार्ट अटैक होते होते बचता था।
पत्नी को खुश करने के लिए वो उसे नई कार में घुमाने ले जाता था। पड़ोसी उन्हें नई कैटलिक में घूमते देखते थे और वो रास्ते में उनकी तरफ हाथ हिलाता हुआ आता था। वो अपने नई कैटलिक अपने घर के सामने या ड्राइववे में खड़ी कर देता था। लोग आकर उसकी प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे अनजाने में अवचेतन स्तर पर उसका खुद के प्रति और अपने आमदनी की क्षमता के प्रति नजरिया बदलने लगता था। कुछ ही दिनों में वो खुद को नई कैटलिक के मालिक के रूप में देखने लगता था। वो खुद को अपने क्षेत्र में काफी पैसा बनाने वाले के रूप में देखने लगता था। वो खुद को अपने उद्योग के शीर्षस्थ लोगों में से एक मानने लगता था और हर बार लगभग बिना चूके इस संगठन के सेल्स पीपुल सेल्स सुपरस्टार बनते थे। उनका सेल्स प्रदर्शन कुलांचे भरता था और वे इतने ज्यादा पैसा कमाते थे जितना उन्होंने जिंदगी में नहीं कमाया था। जल्दी उनकी नई कैटलिक की मासिक किस्तों की चिंता खत्म हो जाती थी क्योंकि उनकी आमदनी बहुत बढ़ जाती थी। मानसिक समतुल्य बनाएं। आध्यात्मिक गुरु एमेट फॉक्स ने एक बार कहा था, जिंदगी में आपका प्रमुख काम अपने भीतर उस चीज का मानसिक समतुल्य बनाना है जिसे आप बाहरी दुनिया में साकार करना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं। आपको अपने भीतर ऐसे विश्वास बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उस बड़ी सफलता के अनुरूप हो जो आप अपने बाहरी संसार में पाना चाहते हैं। आप ये काम कैसे करें? खुद को सीमित करने वाले विश्वासों को चुनौती देकर, उन्हें अस्वीकार करके और फिर इस तरह काम करके जैसे उनका अस्तित्व ही ना हो। आप अपने क्षेत्र में अपना ज्ञान और योग्यताएं बढ़ाकर नए विश्वासों के विकास को शक्ति देते हैं। तब आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आप किसी भी चुनौती या आवश्यकता से निपटने में खुद को सक्षम मानने लगते हैं। आप हर क्षेत्र में ज्यादा बड़े और रोमांचक लक्ष्य बनाकर नए सकारात्मक विश्वासों के विकास की गति बढ़ा देते हैं। अंत में आप लगातार इस तरह काम करते हैं जैसे आप उसी वक्त वैसे बन चुके हैं जैसे आप बनना चाहते हैं। आपका लक्ष्य अपने द्वारा की या कही गई हर चीज में मानसिक समतुल्य बनाकर सफलता के लिए अपने अवचेतन मन की दोबारा प्रोग्रामिंग करना है। अपने नई आत्म छवि के अनुरूप व्यवहार करें। आप नए विश्वासों के अनुरूप काम करके उन्हें विकसित करते हैं। आप इस तरह काम करते हैं जैसे आपको पहले से ही यकीन हो कि आप में वे क्षमताएं और योग्यताएं हैं। आप हर किसी के साथ सकारात्मक, आशावादी और सुखी व्यक्ति जैसा व्यवहार करते हैं। आप इस तरह काम करते हैं जैसे आप असफल हो ही नहीं सकते। आप इस तरह काम करते हैं जैसे आपको सफलता की गारंटी मिल चुकी हो और सिर्फ आप ही उसके बारे में जानते हो। आपको एहसास हो जाता है आप अपने हर काम और बात से अपने चरित्र और व्यक्तित्व का लगातार विकास कर रहे हैं, उसे आकार दे रहे हैं और नियंत्रित कर रहे हैं। क्योंकि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं, इसलिए आपको वही कहना और करना चाहिए जो आपके मनचाहे आदर्शों और दीर्घकालीन भावी परिकल्पना के सामंजस्य में हो। आपको उन गुणों और व्यवहारों के बारे में ही सोचना और बोलना चाहिए जो आपको अपने आदर्श स्वरूप की ओर बढ़ाए और उन लक्ष्यों को हासिल करने की ओर ले जाएं जिन्हें आप पाना चाहते हैं। निर्णय लें। आज ही खुद को सीमित करने वाले विश्वासों को चुनौती देने और अस्वीकार करने का निर्णय लें जिन्होंने आपको पीछे रोक रखा है। अपने भीतर झांकें और जिंदगी के उन क्षेत्रों पर सवाल करें जहां आपको अपनी योग्यताओं या गुणों के बारे में शंका हो। आप अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों से पूछ सकते हैं क्या उन्हें आप में कोई नकारात्मक विश्वास नजर आता है। अक्सर दूसरे लोगों को आपके सीमित करने वाले विश्वासों का पता होता है जबकि आपको नहीं होता। इन नकारात्मक विश्वासों को जानने के बाद खुद से पूछे क्या इसका विपरीत सच हो सकता है। क्या हो अगर आप में उस क्षेत्र में असाधारण सफलता पाने की क्षमता हो जहां आप वर्तमान में खुद पर शंका करते हैं। क्या हो अगर बचपन से ही किसी खास क्षेत्र में आपकी प्रोग्रामिंग जीनियस जैसी की गई हो। उदाहरण के तौर पर क्या हो अगर आपके भीतर इसी वक्त वो सारा पैसा कमाने और इकट्ठा करने की योग्यता हो जो आप अपनी जिंदगी में कमाना चाहते हैं। क्या हो अगर पैसे के मामले में आप में पारस पत्थर का स्पर्श हो। अगर आप इन विचारों पर पूरा विश्वास कर लें और इन्हें सच मान लें तो आप आज जो कर रहे हैं उससे क्या क्या अलग करेंगे। अपने शब्दों और कामों में तालमेल रखें। आपके विश्वास हमेशा आपके शब्दों और कामों में प्रकट होते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आप आगे जो भी कहें और करें वह आपके वांछित विश्वासों के अनुरूप हो और उस मनचाहे व्यक्तित्व के भी जिसे आप पाना चाहते हैं। वक्त के साथ आप सीमित करने वाले विश्वासों की जगह जीवन बढ़ाने वाले विश्वास रखने लगेंगे। समय के साथ आप सफलता की प्रोग्रामिंग कर लेंगे। जब ये होगा तो आपके बाहरी जीवन का इतना जबरदस्त कायाकल्प होगा कि आपके आसपास के लोग और आप खुद हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर अध्याय 7 समाप्त होता है। अब आप सुनेंगे अध्याय नंबर 8 जिसका टाइटल है शुरुआत से शुरू करें।
आप आज जहां हैं और भविष्य में जिन लक्ष्यों तक पहुंचने का इरादा रखते हैं उनके बीच एक खाई है और आपकी समस्या है उस पर पुल बनाना। इसे कहा है अर्ल नाइटिंगेल ने। कल्पना करें कि आप किसी देश की लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी मंजिल चुननी होगी, फिर आपको नक्शा लाकर वहां पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका खोजना होगा। हर दिन सफर शुरू करने से पहले आप नक्शे में अपनी स्थिति को देखेंगे कि आप कहाँ हैं और शाम तक कहाँ पहुंचना चाहते हैं। जिंदगी भी काफी हद तक ऐसी ही होती है। एक बार जब आप अपने जीवन मूल्यों, भविष्य दृष्टि, मिशन, उद्देश्य और लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आपका अगला कदम होता है अपने शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करना। जिंदगी के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज आप ठीक ठीक कहाँ हैं और कैसा कर रहे हैं, खास तौर पर आपके लक्ष्यों के संदर्भ में। वास्तविकता सिद्धांत का अभ्यास करें। कई वर्षों तक जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ रहे जैक वेल्च ने कहा है कि लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण गुण वास्तविक सिद्धांत, रियलिटी प्रिंसिपल है। उन्होंने इसे इस तरह परिभाषित किया था, दुनिया को इसके असल स्वरूप में देखने की क्षमता उस तरह से नहीं जैसे आप इसे देखना चाहते हैं। वे किसी लक्ष्य या समस्या संबंधी मीटिंग इस सवाल से शुरू करते थे, वास्तविकता क्या है। पीटर ड्रकर इस गुण को बौद्धिक ईमानदारी कहते हैं। किसी समस्या को सुलझाने या कोई निर्णय लेने से पहले तथ्यों को ठीक उसी तरह देखना जैसे वे हैं। अब्राहम मैस्लो ने लिखा है कि आत्म वास्तविकरण करने वाले व्यक्ति का पहला गुण होता है अपने बारे में पूरी तरह ईमानदार और निष्पक्ष होने की योग्यता। यह आप पर भी लागू होता है। अगर आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप और अपने लिए सचमुच संभव हर चीज हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने और अपने रवानगी के बिंदु के बारे में निष्ठुरता से ईमानदार होना होगा। आपको बैठकर विस्तार से अपना विश्लेषण करना होगा और ये फैसला करना होगा कि हर क्षेत्र में आज आप ठीक ठीक कहाँ हैं। शुरुआत से शुरू करें। मिसाल के तौर पर अगर आपने वजन कम करने का फैसला किया है तो आपका पहला कदम अपना वजन तौलना होगा। उसके बाद आप लगातार उस वजन को इस बात का पैमाना बना लेंगे कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में तरक्की कर रहे हैं या नहीं। अगर आपने व्यक्तिगत व्यायाम योजना शुरू करने का फैसला किया है तो आपका पहला कदम यह तय करना है कि आज की तारीख में आप कितना व्यायाम कर रहे हैं। आप हर दिन या हर हफ्ते कितने मिनट व्यायाम कर रहे हैं और कितने उत्साह से। आप किस तरह के व्यायाम कर रहे हैं। आपके जवाब जो भी हो, यह महत्वपूर्ण है कि आप इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा सटीक हों। फिर इस जवाब को शुरुआती बिंदु बनाकर इसके आधार पर भविष्य की व्यवस्था योजना बनाएं। अपनी प्रति घंटे की आमदनी तय करें। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपका पहला कदम क्या होगा, ये ठीक ठीक तय करें कि आप इस वक्त कितना कमा रहे हैं। अपने पिछले साल या उसके पिछले साल कितना कमाया था, आप इस साल कितना कमाएंगे, आप हर महीने कितना कमा रहे हैं। सबसे अच्छा पैमाना यह है आज की तारीख में आप हर घंटे कितना कमा रहे हैं। आप प्रति हर घंटे की आमदनी दर इस तरह निकाल सकते हैं। अपनी सालाना आमदनी को 2000 से विभाजित कर लें, क्योंकि आप हर साल लगभग 2000 घंटे ही काम करते हैं। इससे भी बेहतर यह होगा कि आप अपने मासिक आमदनी में 172 का भाग दे दें, क्योंकि हर महीने आप औसतन इतने घंटे ही काम करते हैं। मेरे सेमिनारों के कई सदस्य अपने घंटे की साप्ताहिक दर निकालते हैं और इसकी तुलना पिछले हफ्तों से करके देखते हैं। फिर वे अपने वर्तमान आमदनी बढ़ाने के लिए अपने हर घंटे का मूल्य बढ़ाने का संकल्प करते हैं। आपको भी यही करना चाहिए। चुस्त समय प्रबंधन या आर्थिक कदमों से प्रदर्शन बेहतर होता है। आमदनी या किसी अन्य क्षेत्र संबंधी आपकी गणनाएं जितनी ज़्यादा चुस्त और सटीक होती हैं, आप उस क्षेत्र में उतने ही बेहतर तरीके से और तेजी से सुधार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ज़्यादातर लोग मासिक और सालाना तनख्वाह के संदर्भ में सोचते हैं। इसका विश्लेषण करना और इसे बढ़ाना मुश्किल होता है। इसके विपरीत सफल लोग प्रति घंटे की आमदनी दर के बारे में सोचते हैं, जिससे हर मिनट के प्रदर्शन में सुधार संभव हो जाता है। क्योंकि आप अपने व्यक्तिगत सेवा कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट हैं, इसलिए आपको यह मान लेना चाहिए आप ही खुद को तनख्वाह दे रहे हैं। कल्पना करें कि आप खुद को घंटे के हिसाब से पैसे दे रहे हैं। खुद को उसी बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद करें जो आप अपने किसी कर्मचारी से करते। हर उस चीज को करने से इनकार कर दें जिसमें आपको वांछित दर से भुगतान ना मिल रहा हो। आपके वर्तमान नेटवर्थ, अगर आप दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य तय करते हैं तो आपका पहला कदम सटीकता से तय करना है कि आर्थिक संदर्भ में आज आपकी नेटवर्थ कितनी है। अगर आपका लक्ष्य 1 साल में मिलियनर बनना है तो आपको सटीक गणना करनी चाहिए कि आपके पास आज की तारीख में कितनी दौलत है। ज़्यादातर लोग इस गणना में गलती या बेईमानी कर देते हैं। आपकी सच्ची नेटवर्थ वो धनराशि होती है जो संपत्ति में से
कर्ज घटाने पर बचती है। इसका मतलब है अगर आप अपने स्वामित्व की हर चीज बाजार भाव पर बेच दें और फिर अपने सारे कर्ज चुका दें तो आपके पास कितनी दौलत रहेगी। कई लोग अपने व्यक्तिगत संपत्तियों का मूल्य कुछ ज्यादा ही आंक लेते हैं। वे सोचते हैं कि उनके कपड़ों, कारों, फर्नीचर और इलेक्ट्रिक उपकरणों का मूल्य लगभग उतना ही है जितने में उन्होंने इन्हें खरीदा था। बहरहाल इन चीजों का वास्तविक मूल्य उनके पुराने भाव का महज 10 से 20% ही होता है। दीर्घकालीन वित्तीय योजना बनाएं। सटीक वित्तीय नियोजन के लिए आज ही अपना नेटवर्थ निकालें और फिर अपने दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्य से यह राशि घटा लें। बची धनराशि को उतने वर्षों का भाग दे दें जितने वर्षों में आप उस वित्तीय लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। इस तरह आप ठीक ठीक जान जाएंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए आपको हर साल कितना बचाना है, निवेश करना है और संग्रह करना है। आज आप जहां हैं वहां से मनचाही मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या आपने पर्याप्त समय आवंटित किया है? क्या आपका लक्ष्य यथार्थवादी है? अगर नहीं है तो पूरी ईमानदारी का परिचय दें और अपने गणनाओं व कल्पनाओं दोनों को रिवाइज कर दें। शून्य आधारित सोच का अभ्यास करें। अपने दीर्घकालीन भविष्य की योजना बनाते वक्त आप एक बहुत मूल्यवान अभ्यास कर सकते हैं जिसे शून्य आधारित सोच, जीरो बेस्ड थिंकिंग कहा जाता है। शून्य आधारित सोच में आप ये सवाल पूछते हैं, आज मैं जो कर रहा हूं अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर क्या कोई ऐसी चीज है जिसे मैं दोबारा शुरू नहीं करूंगा? आप चाहे जो हो और चाहे जो कर रहे हो, आपकी जिंदगी में ऐसी गतिविधियां और संबंध जरूरी होंगे जिन्हें आप वर्तमान ज्ञान के आधार पर दोबारा शुरू नहीं करना चाहेंगे। अगर आप अतीत में लिए गए निर्णयों से खुद को रोके रखेंगे तो जिंदगी में तरक्की नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर हो जाएगी। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जिसे आप आज दोबारा नहीं करेंगे तो आपका अगला सवाल ये होना चाहिए, आप उसे कैसे और कितनी जल्दी छोड़ सकते हैं। अपने जीवन के हर क्षेत्र का मूल्यांकन करें। व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में लोगों के प्रति शून्य आधारित सोच लागू करें। क्या कोई ऐसा संबंध है जिसे आप अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर दोबारा नहीं बनाएंगे? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ या जिनके लिए आप आज काम कर रहे हैं लेकिन दोबारा उसके साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे? इन सवालों का जवाब देते वक्त पूरी तरह ईमानदार रहें। अपने कार्य जीवन और कैरियर के हर पहलू की जांच करें। क्या आप ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसे आप वर्तमान ज्ञान के आधार पर दोबारा नहीं करना चाहेंगे? क्या आपके बिजनेस या काम का कोई ऐसा पहलू है जिसे आप दोबारा नहीं करना चाहेंगे? क्या आपके बिजनेस में कोई ऐसी गतिविधि, प्रक्रिया, प्रोडक्ट, सेवा या खर्च है जिसे आप अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर आप दोबारा नहीं करेंगे, बशर्ते आपको यह मौका मिले? लोगों और कामों के बाद अपने निवेशों पर गौर करें। क्या समय, धन या भावना का कोई ऐसा निवेश है जिसे आप अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर आज नहीं करेंगे? अगर जवाब हाँ है तो आप इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं और कितनी जल्दी? आवश्यक परिवर्तन करने के लिए तैयार रहें। मेरा एक अच्छा दोस्त है जो हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी में गोल्फ खिलाड़ी था। कुंवारेपन में वह हफ्ते में कई बार गोल्फ खेलता था। उसकी पूरी जिंदगी गोल्फ पर केंद्रित थी, यहाँ तक कि वो जाड़े में दक्षिणी इलाकों में पहुंच जाता था जहां गोल्फ कोर्सों पर बर्फ नहीं जमती थी। बाद में उसने एक बिजनेस शुरू किया, शादी की और उसके बच्चे हुए, लेकिन वो अब भी हफ्ते में कई बार गोल्फ खेलने के शिकंजे में फंसा था। अंततः गोल्फ में बहुत ज्यादा समय लगाने से उसका बिजनेस, वैवाहिक जीवन और बच्चों के साथ उसके संबंध प्रभावित होने लगे। जब तनाव बहुत बढ़ गया तो उसने अपनी गतिविधियों के बारे में शून्य आधारित सोच का इस्तेमाल किया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वर्तमान ज्ञान के आधार पर उसे गोल्फ को बहुत कम करना होगा। अगर वो जिंदगी के अन्य लक्ष्य हासिल करना चाहता था जो अब ज्यादा महत्वपूर्ण थे, गोल्फ के समय में कटौती करके उसने कुछ हफ्तों में ही जिंदगी का संतुलन वापस पा लिया। यह सिद्धांत आप पर किस तरह लागू हो सकता है? किन समय 7 गतिविधियों का आप काम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं? परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। आप जो भी निर्णय लेते हैं उनमें से 70% समय के साथ गलत साबित होंगे। शायद पुरानी परिस्थितियों में आपका निर्णय या संकल्प सही रहा हो, लेकिन हो सकता है अब स्थिति बदल गई हो और दोबारा इसे शून्य से शुरू करने का समय आ गया हो। आप आमतौर पर जान सकते हैं कि आपको शून्य आधारित सोच कब लागू करना चाहिए। प्रायः यह बहुत तनावपूर्ण स्थिति होती है। जब भी कोई ऐसी चीज होती है जिसे आप अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर दोबारा शुरू नहीं करना चाहेंगे तो आपको लगातार तनाव, चिढ़ और क्रोध का अनुभव होता रहता है। कई बार लोग किसी व्यावसायिक या निजी संबंध को सफल बनाने की कोशिश में बहुत वक्त लगा देते हैं, लेकिन अगर आप शून्य आधारित सोच का इस्तेमाल करें तो ज्यादातर मामलों में सही समाधान अक्सर यही होता है कि संबंध को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। इकलौता असल सवाल यह है
क्या आप में अपनी पुरानी गलती मानने और स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाने का साहस है? आपको किस चीज ने रोक रखा है? अगर आप कोई खास धनराशि कमाना चाहते हैं तो खुद से पूछें, मैं इस वक्त वो धनराशि क्यों नहीं कमा रहा हूं? आपको किस चीज ने रोक रखा है? वो प्रमुख कारण क्या है जिसकी वजह से आप इस वक्त उतना नहीं कमा रहे हैं जितना कमाना चाहते हैं? एक बार फिर खुद के साथ पूरी तरह ईमानदार रहें। अपने चारों तरफ नजर डालकर ऐसे लोगों को पहचानें जो उतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप कमाना चाहते हैं। क्या वे आपसे अलग ढंग से काम कर रहे हैं? उन्होंने ऐसी कौन सी खास योग्यताएं और कुशलताएं विकसित कर ली हैं जिन्हें आप अब तक विकसित नहीं कर पाए हैं? आपको कौन सी योग्यताएं और कुशलताएं हासिल करने की जरूरत है ताकि आप भी उनके जितना पैसा कमा सकें? अगर आपको पक्का पता नहीं है तो उनसे पूछ लें, पता लगाएं। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे अनुमान या संयोग पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अपनी योग्यताओं और कुशलताओं का स्तर तय करें। अपनी योग्यताओं की सूची बनाएं। सबसे पहले तो अपने काम के प्रमुख परिणाम क्षेत्रों की रिजल्ट एरिया को पहचानें। वे काम हैं जिन्हें आपको अपनी नौकरी में उत्कृष्ट तरीके से पूरा करना ही है। पूरी तरह हमेशा वे कौन से काम हैं? हर नौकरी में शायद ही कभी 5-7 से ज़्यादा प्रमुख परिणाम क्षेत्र होते हैं। ये काम बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। आपको इनमें से हर एक में उत्कृष्ट होना ही चाहिए ताकि आप वह नौकरी अच्छी तरह कर पाएं जिसके लिए आपको तनख्वाह मिलती है। आपको इनमें से हर एक में माहिर होना चाहिए अगर आप उतना पैसा कमाना चाहते हैं जितना कमाने में आप सक्षम हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण खोज यह है, आपकी सबसे कमजोर प्रमुख योग्यता ही उस ऊंचाई को तय करती है जिस पर आप अपना बाकी सभी योग्यताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही आपकी आमदनी तय करती है। हो सकता है आप उस कमजोर प्रमुख योग्यता के सिवा बाकी सभी में बेहद उत्कृष्ट हों, लेकिन वह योग्यता आपको हमेशा पीछे रोके रखेगी। नौकरी या काम के किस क्षेत्र, किस योग्यता में आप सर्वश्रेष्ठ हैं? कौन सी खास योग्यता या योग्यताएं कैरियर में आपकी वर्तमान सफलता के लिए जिम्मेदार हैं? वह कौन सी चीज है जिसे आप दूसरों से बेहतर करते हैं? अपने सबसे कमजोर क्षेत्रों को पहचानें। एक बार जब आप इन सवालों का जवाब दे दें तो आईने में खुद को देखकर पूछें, मेरे सबसे कमजोर योग्यता क्षेत्र कौन से हैं? वो कौन सा काम है जिसे आप सबसे खराब तरीके से करते हैं और जिससे अन्य योग्यताओं का इस्तेमाल करने में बाधा आती है? किस काम में दूसरे लोग आपसे बेहतर हैं? खास तौर पर आप में किन प्रमुख योग्यताओं की कमी है जो आपकी सफलता के लिए अनिवार्य है? चाहे वे जो भी हों, आपको सटीकता और ईमानदारी से उन्हें पहचानने और फिर हर क्षेत्र में बेहतरीन की योजना बनाने की जरूरत है। हम बाद वाले एक अध्याय में इस बारे में गहराई से बातचीत करेंगे। दोबारा शुरू करने की कल्पना करें। किसी महान लक्ष्य को पाने की यात्रा शुरू करते वक्त आपको कल्पना करनी चाहिए कि आप कभी भी अपना करियर दोबारा शुरू कर सकते हैं। कभी भी अतीत के किसी खास निर्णय द्वारा खुद को ताले में बंद या जाल में फंसे ना रहने दें। भविष्य पर केंद्रित रहें। आज कई लोग अपनी शिक्षा, बिजनेस, उद्योग और वर्षों के अनुभव वाले क्षेत्रों को छोड़कर बिल्कुल ही नई और अलग चीज शुरू करते हैं। वे ईमानदारी से यह पहचान लेते हैं कि वे जिस दिशा में जा रहे हैं वहाँ उनका भविष्य सीमित है, इसलिए वे किसी ऐसे चीज करने का संकल्प करते हैं जहाँ भावी संभावनाएं ज्यादा बड़ी होती हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अपना और अपने जिंदगी का बुनियादी मूल्यांकन करते वक्त आपको तथ्यों का सामना करना चाहिए, चाहे वे जैसे भी हों। जैसा कि IIT के हेराल्ड जेनिन ने एक बार कहा था, तथ्य झूठ नहीं बोलते। स्पष्ट नजर आने वाले, मनचाहे या लुभाने वाले तथ्यों के बजाय असल तथ्यों का पता लगाने की कोशिश करें। अच्छा निर्णय लेने के लिए अपने सच्चे तथ्यों की जरूरत होती है। खुद को दोबारा गढ़ने के लिए तैयार रहें। अपने वर्तमान कंपनी, उद्योग और नौकरी को गौर से देखें। अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बाजार में अपनी स्थिति पर स्पष्ट नजर डालें। खुद को दोबारा गढ़ने के लिए पीछे हटकर ये सोचें कि वर्तमान ज्ञान के आधार पर आज आप अपना करियर दोबारा कहां शुरू करेंगे। कल्पना करें कि आपकी नौकरी और उद्योग रातों रात गायब हो चुके हैं। कल्पना करें कि आपको करियर के संबंध में बिल्कुल नया चुनाव करना है। अगर अपनी योग्यताओं और कुशलताओं के अनूठे समन्वय के साथ आप आज से ही दोबारा शुरुआत करें तो अपने वर्तमान काम से अलग क्या करने का चुनाव करेंगे? आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति, आमदनी की योग्यता आपकी सबसे मूल्यवान आर्थिक संपत्ति है। आमदनी की योग्यता का मतलब है अपनी योग्यताओं और कुशलताओं को बाजार में बेचने की योग्यता। सच तो यह है कि आपका घर, कार, बैंक अकाउंट और फर्नीचर सब कुछ जा सकता है और हो सकता है आपके पास शरीर के कपड़ों के सिवा कुछ भी ना हो, लेकिन जब तक आपकी आमदनी की योग्यता बरकरार है आप सड़क पार कर सकते हैं और लगभग तत्काल ही दोबारा अच्छी जिंदगी का निर्माण शुरू कर सकते हैं।
आपकी आमदनी की योग्यता आपके लिए बहुत कीमती है। यह या तो बढ़ती हुई या फिर घटती हुई संपत्ति हो सकती है। अगर आप इसमें लगातार निवेश करते रहें और इसे निखारते रहें तो आपकी आमदनी की योग्यता बढ़ सकती है। दूसरी ओर अगर आप इसे गौण मान लें या अतीत के कामों के आधार पर घमंड करने लगे तो यह घट सकती है। संसाधनों का भंडार, खुद को संसाधनों का भंडार माने जो बहुत सी चीजें करने में सक्षम है। आपके पास बहुत सी योग्यताएं, कुशलताएं, ज्ञान, गुण, शिक्षा और अनुभव है। ऐसे बहुत सारे काम और नौकरियां हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं या सीख सकते हैं। कभी भी खुद को किसी खास कार्य योजना के ताले में बंद ना रखें, खास तौर पर अगर आप अपने कैरियर की वर्तमान दशा और दिशा से खुश नहीं हैं। मानसिक रूप से दोबारा शुरुआत करने की कल्पना करें जैसे आप अपना कैरियर नए सिरे से शुरू कर रहे हों। इस दौरान अपने भीतर गहराई तक देखें, कौन सी अच्छी आदतें आपकी मदद कर रही हैं और लक्ष्यों की ओर बढ़ा रही हैं, कौन सी बुरी आदतें आपको पीछे रोके हुए हैं। आपके चरित्र और व्यक्तित्व के सबसे अच्छे गुण कौन से हैं, आपके सबसे कमजोर गुण कौन से हैं। आपको किन नई आदतों और गुणों को विकसित करने की जरूरत है ताकि आप अपनी अधिकतम क्षमता को उजागर कर सकें, और इस बारे में आपकी योजना क्या है। आपको कौन सी बुरी आदतें छोड़ने और उनकी जगह पर अच्छी आदतें रखने की जरूरत है। अच्छे से महान तक जाएं। जिन कॉलिंस ने अपनी बेस्ट सेलिंग बिजनेस पुस्तक गुड टू ग्रेट में कहा है, अगर आप उन बाधाओं को पहचानना और दूर करना चाहते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो आपके मन में अपने और अपने बिजनेस के बारे में निर्मम सवाल पूछने की इच्छा होनी चाहिए। पूरे उत्साह से अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए आपको कौन से निर्मम सवाल पूछने चाहिए। जब भी मैं किसी कंपनी के लिए रणनीतिक योजना बनाता हूं तो हम 4 सवालों से अपना सत्र शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये सवाल पूछते हैं, हम इस वक्त कहाँ हैं। हम कंपनी के पूरे आंकड़े और जानकारी इकट्ठी करते हैं ताकि हमारे शुरुआती बिंदु की एकदम साफ तस्वीर हमारे सामने आ जाए, खासतौर पर सेल्स, मार्केट पोजीशन और मुनाफे के संबंध में। दूसरा सवाल हम ये पूछते हैं, हमें भविष्य में आदर्श रूप से कहाँ होना चाहिए। हम भावी दिशाबद्धता का आदर्शीकरण और अभ्यास करते हैं। हम कल्पना करते हैं कि आने वाले वर्षों में हम कंपनी को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। हम एक आदर्श सपना तैयार करते हैं कि हर दृष्टि से सफल होने पर कंपनी कैसे दिखेगी। तीसरा सवाल हम ये पूछते हैं, आज हम जहाँ हैं वहाँ कैसे पहुँचे। हमने कौन से सही काम किए, हम कौन से काम अलग करेंगे। अब तक हमारी सबसे बड़ी सफलताएं क्या हैं और वे क्यों मिली। हम किन चीज़ों में असफल हुए और किस वजह से। जैसा जॉर्ज संटायन ने लिखा था, जो लोग अतीत को याद नहीं रख पाते वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। चौथा सवाल जो हम पूछते हैं वो हमेशा यही होता है, हम अपनी वर्तमान स्थिति से अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंचने के लिए इस वक्त क्या कर सकते हैं। अपने अनुभव के आधार पर हमें कौन से काम ज़्यादा करने चाहिए और कौन से कम। हमें कौन से काम शुरू करने चाहिए जिन्हें हम आज नहीं कर रहे हैं। हमें कौन से काम पूरी तरह छोड़ देने चाहिए। अपनी खुद की रणनीतिक योजना बनाएं। अच्छी खबर यह है, अगर हम पहले 3 सवालों के सटीक जवाब दे देते हैं तो रणनीतिक योजना या ब्लूप्रिंट ज़्यादा आसानी से बन जाता है। अगर योजना बनाने से पहले हम ये स्पष्ट नहीं करते कि हम कहाँ हैं या हम वहाँ कैसे पहुँचे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक पुरानी कहावत है, अच्छी शुरुआत का मतलब है आधा काम होना। डॉक्टर कहते हैं, सटीक निदान यानी आधा उपचार। अपने लक्ष्य की ओर यात्रा शुरू करने से पहले अपनी स्थिति के हर पहलू का ईमानदारी से मूल्यांकन करने से आपका महीनों यहाँ तक कि वर्षों का समय बचेगा। कई मामलों में तो ये आपको मजबूर कर देगा कि आप श्रेष्ठ विश्लेषण और ज्ञान की रोशनी में अपने लक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन करें। इससे आपके लक्ष्य तेजी से हासिल होने लगेंगे, बशर्ते आप काम शुरू कर दें। यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है। अब अध्याय 9 शुरू होता है जिसका टाइटल है अपनी प्रगति नापें। कोई भी राह उस इंसान के लिए ज़्यादा लंबी नहीं है जो सोच समझकर और बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ता है। कोई भी सम्मान उस व्यक्ति के लिए दूर नहीं है जो उसके लिए खुद को धैर्य के साथ तैयार करता है। इसे कहा है जीन डे ला ब्रोयर ने। आप में अविश्वसनीय मानसिक शक्तियां हैं जिनका पूरा इस्तेमाल करने में आप आदतन असफल होते हैं। आपने जीवन के सुनियोजित लक्ष्य तय करके और उन्हें हासिल करने की विस्तृत योजना बनाकर आप जल्दी सफल हो सकते हैं और वर्षों की कड़ी मेहनत से बच सकते हैं। लक्ष्य तय करने से आप ज़्यादातर लोगों के मुकाबले अपनी विचार शक्तियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने में समर्थ बनते हैं। आपका चेतन मन आपके जीवन का हेड ऑफिस है।
इसकी भूमिका आपके परिवेश की जानकारी से निपटना है, इसे पहचानना, इसका विश्लेषण करना, दूसरी जानकारी से इसकी तुलना करना और फिर यह फैसला करना कि कौन सा काम करना है। लेकिन आपके अवचेतन मन में महान शक्तियां छिपी हुई हैं। ये आपको पहले से बहुत ज़्यादा हासिल करने में समर्थ बना सकता है। आपकी 90% से भी ज़्यादा शक्तियां सतह के नीचे छिपी होती हैं। यह अनिवार्य है कि आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए, प्रेरणा के लिए इन शक्तियों का दोहन करना सीख लें। लक्ष्यों की प्रोग्रामिंग करें। आपका अवचेतन मन स्पष्ट लक्ष्यों, विशिष्ट कामों, सोचे विचारे कदमों और तय समय सीमा के साथ सबसे अच्छी तरह काम करता है। आप अपने अवचेतन कंप्यूटर में इन चीज़ों की जितने ज़्यादा प्रोग्रामिंग करते हैं, ये उतने ही अच्छी तरह काम करेगा और आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें हासिल कर पाएंगे। अपने लक्ष्य बनाते समय और उनकी ओर बढ़ते समय यह अनिवार्य है कि आप ऐसे पैमाने बना लें जिनके माध्यम से आप हर दिन, हर घंटे अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकें। ये पैमाने जितने ज़्यादा स्पष्ट और विशिष्ट होंगे, समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने की उतनी ही ज़्यादा संभावना होगी। आपके अवचेतन मन को एक व्यवस्था तंत्र की ज़रूरत होती है जिसमें काम पूरा करने और लक्ष्य हासिल करने की एक समय सीमा हो। व्यवस्था के तंत्र के बिना आपके लिए टालमटोल करना और देर करना आसान बन जाता है और आप महत्वपूर्ण कामों को टालते रहते हैं तथा उन्हें शायद ही कभी कर पाते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की 3 कुंजियाँ। लक्ष्य हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ या शिखर प्रदर्शन की 3 कुंजियाँ हैं: संकल्प, पूर्णता और समाप्ति। जब आप किसी खास लक्ष्य को हासिल करने का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं और सारे बहानों को एक तरफ रख देते हैं, तो ये काफ़ी हद तक अवचेतन मन के एक्सीलेटर को दबाने जैसा होता है। आप ज़्यादा रचनात्मक, संकल्पवान और एकाग्र बन जाएंगे। वही स्त्री पुरुष महान बने हैं जिन्होंने स्पष्ट अटूट संकल्प लिए और फिर विषम परिस्थितियों के बावजूद उनमें से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। पूर्णता सर्वश्रेष्ठ या शिखर प्रदर्शन का दूसरा तत्व है। किसी काम को 95% करने और 100% करने में बहुत फर्क होता है। दरअसल आमतौर पर यही देखा जाता है कि लोग 90 या 95% स्तर तक बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और फिर ढीले पड़ जाते हैं और काम को पूरा करने में देर कर देते हैं। आपको इस प्रलोभन से जूझना होगा। आपको खुद को लगातार विवश करना होगा, अनुशासित करना होगा, इस स्वाभाविक प्रवृत्ति का प्रतिरोध करना होगा और काम को पूर्णता तक ले जाना होगा। प्रकृति की चमत्कारिक दवा। जब भी आप कोई काम पूरा करते हैं, आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन्स की थोड़ी सी मात्रा रक्त में पहुंचा देता है। यह प्राकृतिक मॉर्फिन स्फूर्ति, शांति और खुशी का एहसास पैदा करता है। आपकी रचनात्मकता को प्रेरित करता है और आपके व्यक्तित्व को निखारता है। यह प्रकृति की चमत्कारिक दवा है। आप जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण काम पूरा करते हैं, आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन्स की उतनी ही ज़्यादा मात्रा मुक्त करता है, जो एक तरह से सफलता और उपलब्धि का पुरस्कार है। समय के साथ आपको इस एंडोर्फिन रस से प्राप्त सुखद भावनाओं की सकारात्मक लत पड़ सकती है। जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हैं तो आप खुशी महसूस करते हैं। जब कोई बड़ा काम पूरा करते हैं तो ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। जब किसी बड़े काम को पूरा करने की राह में आप कई पायदानों को पार करते हैं तो हर उपलब्धि पर आपको एंडोर्फिन प्रवाह के लाभ मिलते हैं। जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए निरंतर काम करते हैं तो आपको लगातार खुशी और उल्लास का एहसास होता है। विजयी भावना पैदा करना। हर व्यक्ति विजेता महसूस करना चाहता है। विजेता महसूस करने के लिए जीत की जरूरत होती है। किसी काम को 100% पूरा करने पर ही मन में विजेता की भावना आती है। बार बार काम पूरा करने से अंततः काम पूरा करने की आदत पड़ जाती है। जब काम पूरे करने की आदत पड़ जाएगी तो आपका जीवन इस तरह सुधरने लगेगा जिसकी आप इस समय कल्पना भी नहीं कर सकते। मनोविज्ञान में इसका विपरीत भी हमेशा सच होता है। अधूरा काम तनाव और चिंता का एक बड़ा स्रोत होता है। दरअसल आज लोगों के ज़्यादातर दुख का कारण ये नहीं है वे किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने या जिम्मेदारी को निभाने के लिए खुद को अनुशासित नहीं कर पाए। टाल मटोल का दर्द। अगर आपको कभी कोई ऐसा महत्वपूर्ण असाइनमेंट मिला हो जिसे आपने अलग रख दिया हो तो आप मेरा मतलब समझ जाएंगे। किसी असाइनमेंट को शुरू करने के लिए आप जितना ज़्यादा इंतजार करते हैं और डेडलाइन जितनी करीब आती जाती है, आपको उतना ही ज़्यादा तनाव होने लगता है। यह आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है और आपके व्यक्तित्व पर बुरा असर डाल सकता है। लेकिन जब आप आखिरकार अंतिम समय पर काम पूरा कर देते हैं तो आपको राहत और खुशी का बेहतरीन एहसास होता है। इसका यह मतलब भी निकाला जा सकता है कि प्रकृति आपको हर उस सकारात्मक चीज़ के लिए पुरस्कार देती है जो आप जीवन को विस्तार देने के लिए करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों और परिणामों की ओर ले जाने वाले काम करने में असफल रहते हैं तो प्रकृति आपको तनाव और असंतुष्टि के रूप में दंड भी देती है। संतुलित स्कोर कार्ड। आधुनिक प्रबंधन में संतुलित स्कोर कार्ड की मुहिम बड़ी लोकप्रिय है।
इन स्कोर कार्ड्स के माध्यम से कंपनी के हर स्तर के हर व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो सफलता का संकेत देने वाले प्रमुख कदमों को पहचाने और फिर इन प्रमुख क्षेत्रों में से प्रत्येक में खुद को हर दिन और हर सप्ताह अंक दे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है, स्कोर पता करने और उस पर करीबी निगाह रखने भर से ही उस क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी मीटिंग से पहले कोई आपको बताए कि आपका मूल्यांकन इस बात से होगा कि आप उस मीटिंग में हर बात कितनी अच्छी तरह सुनते हैं, तो कुछ ही पलों में आपकी सुनने की योग्यता नाटकीय रूप से बेहतर हो जाएगी। आप मीटिंग के दौरान ज़्यादा सावधानी और गौर से सुनेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि मूल्यांकन का आधार यही है। इसी तरह जब भी कोई लक्ष्य, महत्वपूर्ण कदम या गतिविधि चुनते हैं और अपने दैनिक जीवन में उस पर नजर रखते हैं तो उस क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सुधर जाता है। पैमाने तय करने से आपको अपने कैरियर में बहुत मदद मिल सकती है। हर प्रमुख काम के लिए स्कोर कार्ड, पैमाने और समय सीमा तय करें। इस तरह आप अपने अवचेतन व्यवस्था तंत्र को सक्रिय कर देते हैं। फिर यह विश्वास तंत्र अवचेतन स्तर पर आपको प्रेरित करेगा और आगे धकेलेगा ताकि आप जल्दी शुरू करें, कड़ी मेहनत करें, देर तक रुके और काम पूरा कर दें। लूप को बंद करना। संकल्प और पूर्णता के बाद तीसरी कुंजी है समाप्ति। ये खुले लूप और बंद लूप के बीच का फर्क है। अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में किसी मुद्दे को समाप्ति तक लाना अनिवार्य है ताकि आप खुश और नियंत्रण में महसूस करें। अगर समाप्ति ना हो यानी बिजनेस या कोई भी काम अधूरा रह जाए तो ये तनाव, असंतुष्टि और व्यावसायिक असफलता का प्रमुख स्रोत बन जाता है। यह बहुत सी शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा छीन लेता है। प्रमुख योग्यता। शायद कामकाजी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है विश्वसनीयता, डिपेंडेबिलिटी। कोई भी चीज आपको इतने पैसे नहीं दिलाएगी या इतनी तेजी से तरक्की नहीं दिलाएगी जितनी यह छवि कि आप अपने काम जल्दी से, अच्छी तरह और समय पर पूरे करते हैं। आपके लक्ष्य जो भी हो उन सभी कामों की सूची बनाएं जो आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरे करने होंगे। उनमें से हर काम की समय सीमा तय कर लें। फिर उस समय सीमा पर कार्य पूरा करने के लिए हर दिन और हर घंटे काम करें। हर दिन अपनी प्रगति की जांच करें। जरूरत के हिसाब से अपनी गति तेज या धीमी कर दें, लेकिन याद रखें आप उस टारगेट पर निशाना नहीं मार सकते जिसे आप देख ही ना सकते हो। आप समय सीमा और पैमानों के संबंध में जितने स्पष्ट होंगे उतना ही हासिल कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा तेजी से काम कर पाएंगे। समय सीमा के बिना लक्ष्य या निर्णय सिर्फ बकवास है, इसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं होती। ये तो उस कारतूस की तरह है जिसमें बारूद ही ना हो। जब तक आप समय सीमा तय नहीं करते और उसके प्रति समर्पित नहीं होते तब तक आप अपनी जिंदगी और कामकाज में खाली कारतूस दाग रहे हैं। कई बार लोग पूछते हैं, मान लीजिए मैं एक समय सीमा तय करता हूं लेकिन उस समय सीमा तक लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में क्या करूं? जवाब सरल है, दूसरी समय सीमा तय कर लें और अगर जरूरत पड़े तो तीसरी भी। समय सीमा इस बात का सर्वश्रेष्ठ अनुमान है कि काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा। आप जितनी ज़्यादा समय सीमाएं तय करेंगे और उनकी दिशा में काम करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा सटीक अंदाज़ा होता चला जाएगा कि उन्हें पूरा करने के लिए कितने समय की ज़रूरत होगी। इससे आप अपने लक्ष्य को हासिल करने और समय पर काम पूरा करने में उतना ही बेहतर बनते जाएंगे। हाथी को खाना। आपने यह सवाल जरूर सुना होगा, हाथी को कैसे खाया जा सकता है? जवाब है, एक बार में एक निवाला। ये उपमा किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने पर भी लागू होती है। आप उस लक्ष्य को कैसे हासिल करते हैं? आप उसे एक बार में एक कदम, एक काम, एक पायदान की तकनीक से हासिल कर सकते हैं। अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को सालाना, मासिक, साप्ताहिक, यहां तक कि हर घंटे के छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ लें। अगर आपका दीर्घकालीन लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता पाना है तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए देखें कि अगले दिन हर घंटे का आपका कैसा उपयोग करेंगे ताकि आपके लिए दीर्घकालीन आर्थिक स्वतंत्रता पाना ज़्यादा संभव हो जाए। अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो यह आसान है। आप जानते हैं सारी आमदनी मूल्य बढ़ाने का परिणाम होती है। अपने हर काम पर गौर करें और खुद से पूछें आप अपना मूल्य कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि आप आज जितना कमा रहे हैं आपका मूल्य उससे ज़्यादा बढ़ सके। अपने सबसे मूल्यवान काम को पहचानें। अपने बॉस से पूछें, मैं वो कौन सा एक काम करता हूं जो बाकी किसी भी चीज़ से ज़्यादा मूल्यवान है। जब आप जो भी हो उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करने के तरीके खोजें और उसे करने में बेहतर बनते जाएं। ये बेहद आश्चर्यजनक है आप कितना ज़्यादा हासिल कर सकते हैं अगर आप अपने कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, समय सीमा तय कर लें और फिर एक समय में एक टुकड़ा काम पूरा करें। हर दिन आपने ये पुरानी कहावत तो सुनी होगी
1 मील की दूरी तय करना मुश्किल है, लेकिन इंच दर इंच ये आसान है। लगातार और अंतहीन सुधार। अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों में थोड़े बेहतर बनने के तरीकों की तलाश करें। हर दिन 1 घंटे अपने क्षेत्र से संबंधित सामग्री पढ़ें। ऑफिस आते जाते समय ऑडियो टेप सुने। यदि संभव हो तो अतिरिक्त कोर्स कर लें। ये गतिविधियां आपके कैरियर को तीव्र मार्ग पर पहुंचा देंगी। अगर आप हर दिन आत्म सुधार में 1-2 घंटे निवेश करते हैं तो परिणाम पाने की आपकी योग्यता पर इसका असाधारण असर पड़ सकता है। स्वस्थ और फिट बने। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो 5 शब्दों का एक सरल फार्मूला है: कम भोजन और ज्यादा व्यायाम। अगर आप थोड़ा कम खाने का अनुशासन बरतें, स्वस्थ भोजन करें और साथ ही पर्याप्त व्यायाम करें तो आप हर दिन 1 औंस वजन कम करने के लय में आ सकते हैं। आपका वजन आज चाहे जितना हो, अगर आप हर दिन 1 औंस कम करते हैं, इसका मतलब है 1 महीने में 2 पाउंड। हर महीने 2 पाउंड के हिसाब से 1 साल में आपका वजन 24 पाउंड कम हो जाएगा। कुछ ही समय में आप अपने शरीर और भूख की नई आदतें डाल सकते हैं ताकि आपका वजन कम होता रहे और जिंदगी भर आदर्श बना रहे। चवन्नियां बचाएं, रुपया अपनी परवाह खुद कर लेंगे। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो खर्च की पड़ताल करें। हर दिन 3, 5 या $10 बचाने का लक्ष्य तय करें। इस पैसे को एक बचत खाते में अलग रख दें और इसे कभी ना छुएं। जब बचत की रकम बढ़ जाए तो इसका निवेश किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में कर दें। बचत तथा निवेश की दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आदत डाल लें और उसे जिंदगी भर कायम रखें। कुछ ही समय में आप वर्तमान से थोड़े कम खर्च में भी आरामदेह जिंदगी जी रहे होंगे। जब भी आपकी आमदनी बढ़े, बचत की राशि को भी बढ़ा लें। कुछ हफ्तों, महीनों या वर्षों में आप कर्ज से बाहर निकल आएंगे और आपके पास बहुत सारा पैसा होगा जो आपके लिए काम कर रहा होगा। कुछ साल बाद आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बन जाएंगे। ज्ञानी बने। अगर आप हर शाम को टीवी देखने के बजाय 15 मिनट पढ़े तो हर साल 15 पुस्तकें पढ़ लेंगे। अगर आप हर दिन 15 मिनट अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यास पढ़ते हैं तो 7 सालों में आप 100 बेहतरीन पुस्तकें पढ़ चुके होंगे। आप अपनी पीढ़ी के सबसे अच्छे शिक्षित और ज्ञानी व्यक्तियों में से एक बन जाएंगे और ये काम आप हर रात सिर्फ 15 मिनट पढ़कर ही कर सकते हैं। अपनी आमदनी बढ़ाएं। अगर आप सेल्स लाइन में हैं और अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो इस बात पर गौर करें कि आप हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने कितने कॉल्स कर रहे हैं, कितनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, कितने प्रस्ताव दे रहे हैं और कितनी बिक्री कर रहे हैं। फिर अपने कॉल्स, प्रस्तुतियों और प्रस्ताव की दैनिक संख्या बढ़ाने का लक्ष्य बनाएं। हर हफ्ते और हर महीने अपनी बिक्री की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य तय करें। अपने पैमानों पर हर दिन खुद की जांच करें। अगर आप इसे नाप सकते हैं तो आप इसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में अपनी गतिविधियों पर गौर से विश्लेषण करें और फिर एक विशिष्ट संख्या चुनें जो उस क्षेत्र में आपकी सफलता के स्तर को सबसे ज्यादा तय करती हो। फिर दिन भर अपना सारा ध्यान उसी खास संख्या पर केंद्रित करें। एकाग्रचित होने भर से ही आप उस क्षेत्र में बेहतर काम करने लगेंगे, चेतन रूप से भी और अचेतन रूप से भी। अगर आप ज्यादा स्वस्थ बनना चाहते हैं तो आपको किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? हर सप्ताह व्यायाम के मिनटों की संख्या पर और हर दिन खाई गई कैलोरियों की संख्या पर। अगर आप आर्थिक दृष्टि से सफल होना चाहते हैं तो आप उस धनराशि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आप हर घंटे कमाते हैं, या फिर आप हर महीने बचाई गई धनराशि पर भी ये काम कर सकते हैं। अगर आप सेल्स में सफल बनना चाहते हैं तो आप हर दिन अपने द्वारा किए गए कॉल्स या फिर हर महीने की सेल्स की संख्या या आकार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर आप अपने संबंधों में सफल होना चाहते हैं तो आप उन मिनटों की संख्या पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आप हर दिन और हर सप्ताह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ बिताते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, जिसे नापा जाता है उसे ही किया जाता है। एक और कहावत है, अगर आप इसे नाप नहीं सकते तो इसका प्रबंधन भी नहीं कर सकते। लक्ष्यों से संबंधित विशिष्ट पैमाने तय करने, सटीक रिकॉर्ड रखने और हर दिन अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की योग्यता से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने लक्ष्य तय समय तक या उससे जल्दी हासिल कर लें जब आपने उन्हें हासिल करने का लक्ष्य बनाया है। यहाँ पर अध्याय 9 समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और आइकन बटन तो जरूर दबाएं। थैंक यू।